फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 1 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। ठीक है, आज के जब हम प्रमुख समाचारों पर देखते हैं तो पहला एक मुद्दा है, ये एक्चुअल में न्यूज़ 29 तारीख को थी, लेकिन इस पर विश्लेषण जो है वो आया है कि मणिपुर की एक उग्रवादी संगठन है UNLF, जो कह सकते हो कि मणिपुर के घाटी क्षेत्र में बहुत पुराना 1964 का ये संगठन है, उसके साथ केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के बीच में जो है शांति समझौता हुआ है। और कहीं न कहीं इसका मणिपुर के जो अभी मणिपुर का जो मुद्दा चल रहा है, जो नृजातीय हिंसक संघर्ष है, उसको लेके या उसके शांति में इसमें योगदान देने की, या पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको कहीं न कहीं यह समझौता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, दूसरा जो मुद्दा है वह है कि भारत ने WTO के में कहा है कि आप जो है जब तक जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी और मुद्दे पर बात, कृषि के क्षेत्र में किसी और मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में कल हम आपको पढ़ा ही रहे थे, तो आपको बता रहे थे कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने भी लाभार्थी हैं उनको भारत अब 5 साल तक निःशुल्क जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। तो उसी समय हमने चर्चा किया था कि ये सिर्फ लोगों की खाद्य सुरक्षा को ही नहीं, ये किसानों को भी मदद करेगा, क्योंकि इसके ज़रिए जो है अपने खाद्य सुरक्षा का हवाला देखते हुए भारत जो है अपने किसानों को सहयोग दे सकता है और अपनी बहुत बड़ी जनसंख्या के खाद्य सुरक्षा को भी संतुलित कर सकता है। ठीक है, उसके पीछे अभी बताएंगे, हमने कल थोड़ा सा चर्चा किया था, आज ये मुद्दा चर्चित हो ही गया है तो इस पर हम डिटेल बातें कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा मुद्दा है वह है कि भारत के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो भारत के विकास के आंकड़े बताता है वृद्धि दर के, उसने जो है वित्त वर्ष 23-24 के लिए जो है, जो ये चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से, इसके दूसरी तिमाही का भी आंकड़ा जारी कर दिया है। और वो आंकड़ा अनेक सारे विशेषज्ञों के अनुमान के बाहर लगभग 1% ज़्यादा 7.6% की दर से बढ़ा है, जो कहीं न कहीं एक बेहतर चीज़ है। उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहली न्यूज़ को देखते हैं। पहली न्यूज़ में है, ये देखिए कुछ UNLF के लड़ाके हैं। यह जो है मणिपुर में, जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पे एक इम्फाल घाटी का क्षेत्र है, जिसमें बड़े पैमाने पर ज़्यादातर जो है उसमें मैतेई समुदाय रहता है, और बाकी पहाड़ी है जिसमें उसके चारों तरफ नागा और उसमें से कुछ कुकी जनजातियाँ रहती हैं। और मणिपुर के आंतरिक संबंधों को देखा जाए, जो आज का है या पहले से ही इन्हीं तीनों के आपसी संबंधों को लेके है, कहीं न कहीं उनकी अपनी निर्जाति पहचान इतनी जो पहचान है। और म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देश क्या है वहाँ पे, म्यांमार, उसके वहाँ के लोगों की परिस्थितियों पर भी काफ़ी कुछ हद तक निर्भर करता है। पहले ही बता चुके हैं कि कैसे जो है 2021 का जो है म्यांमार में जो सैन्य विद्रोह हुआ था, जुंटा ने सत्ता स्थापित की थी। उसके बाद कुकी जो समुदाय का जो है यहाँ पे मणिपुर में पलायन हुआ था, और वो कहीं न कहीं मैतेई समुदाय में जो है वो अविश्वास को बढ़ाने वाला था। और अभी हाल ही में जो है 2710 के नाम से जो है, जो वहाँ के इथनी ग्रुप द्वारा जो है जुंटा सरकार के विरुद्ध में, खास तौर से उत्तरी चीन जो बॉर्डर है म्यांमार का, उस पे, और जो मणिपुर और मिजोरम वाला तटीय क्षेत्रों में जो है कहीं न कहीं वहाँ पे उग्रवादी जुंटा यानी सेना की सरकार को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ने की संभावना थी ही। उसी से और आगे हुआ है तो उसका भी कुछ प्रभाव है। अभी जो है मणिपुर जो घाटी है, उसमें जो मैतेई वर्ग का जो सबसे पुराना कह सकते हो उग्रवादी संगठन है, उसने जो है मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौते पे हस्ताक्षर किया है। तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां गृह मंत्रालय ने इसे माना है कि ये शांति का एक नए युग का शुरुआत है, वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि अभी ये शुरुआत भर है, इसमें जरूरी नहीं कि इससे शांति स्थापित हो ही जाए। ठीक है, आइए समझते हैं मुद्दा क्या है। तो मुद्दा ये है कि केंद्र और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक प्रतिबंधित मैतेई चरमपंथी संगठन है, जो मणिपुर के घाटी स्थित सबसे पुराना सशस्त्र समूह है। मणिपुर में घाटी स्थित यानी जो वैली में है, इम्फाल वैली में, उसमें स्थित सबसे सशस्त्र समूह है।
यह उन 8 मैतेई चरमपंथी संगठनों में से एक है जिन्हें गृह मंत्रालय ने आतंकवादी विरोधी कानून ऊपा के तहत जो है 1967 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित कर रखा है। ये जो है एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हाल ही में जो है भारत विरोधी रुख के कारण इनमें से कई सारे, है ना, इनमें कई समूह, जो 8 समूह, इनमें से कई समूहों को अगले 5 वर्षों के लिए फिर से इनके प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये भारत से अलगाव की बात इसमें कई सारे कहते रहते हैं। ये खुद संगठन जो है भारत से अलगाव की बात करता रहता है। तो समझौते से जुड़ी जो महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि सरकार इस पर नहीं बता रही है कि कितने लोगों का हुआ है। हालांकि द हिंदू का रिपोर्ट कहता है कि जो समझौता हुआ है उसमें यूएनएलएफ के पूरे धड़े नहीं शामिल हैं। उसमें 2 धड़ा है। जो एक धड़ा है के पाम्बेई के नेतृत्व वाला यूएनएलएफ का एक गुट, जिसमें 65 आर्म्ड कैडर हैं और ये शांति समझौते में शामिल हो गए हैं। और ये जो पाम्बेई गुट है, ये जो इसमें कैडर हैं, ये जो मणिपुर में निर्जातीय हिंसा चल रही थी उसी दौरान जो है ये कहीं ना कहीं मणिपुर में, म्यांमार से मणिपुर में वो शामिल हो गए हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये जो समूह हैं वो म्यांमार में जो चूँकि भारत में प्रतिबंधित हैं, तो भारत में दबाव से ये म्यांमार में, चूँकि सीमाएं खुली हुई हैं, ये म्यांमार में जो है वहाँ पे वहाँ के सैन्य जुंटा के संरक्षण में वहाँ पे ये कार्य करते रहे हैं और भारत को उस दिक्कत करते रहे। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज्ड जो है वहाँ निर्जातीय संघर्ष हुआ है तो ये गुट जो है, चूँकि मैतेई और उनके था, तो ये गुट जो है उसके दौरान ही यहाँ पे आ गए थे। और माना जाता है कि इन गुटों में से कईयों के पास जो हथियार लूटे गए थे उनमें से कई हथियार इन ग्रुप इनके सदस्यों के पास है। इनमें से हालांकि 65 ही आर्म कैडर हैं जो सरकार मानना है। बाकी जब ये हिंसा चल रही थी तो कई सारे नए लोग जो है इसमें भर्ती हो गए थे। ठीक है। दूसरा यूएनएलएफ का गुट है, हिंदू द हिंदू कहता है, जिसका नेतृत्व RK औचे सिंह उर्फ कोयरिंग गुट है। इसमें काफ़ी हैं, इसमें 300 साढ़े 300 लोग हैं जो अभी समझौते से बाहर है और म्यांमार में काम कर रहा है। ठीक है। यानी कि ये जो समझौता हुआ है उसका बड़ा वर्ग जो है अभी भी म्यांमार में है। लेकिन ये समझौता हुआ क्यों है, इसके पीछे भी एक वजह है कि 22 नवंबर को जो है मणिपुर सीमा के करीब म्यांमार के थानान जगह है, मणिपुर सीमा से उस तरफ थानान जगह है, वहाँ पे यही यूएनएलएफ के जो कार्यकर्ताओं पे जो एक अभी कुछ दिन पहले बताए थे कि म्यांमार में वहाँ की जुंटा सरकार के खिलाफ जो है विद्रोही एक निर्जाति, कई सारे 3 प्रमुख निर्जाति समूहों का एक पीपल वार ग्रुप द्वारा जो है एक विद्रोह चलाया जा रहा है। उसके द्वारा उन लोगों द्वारा इनके 5 कैडर की भी हत्या कर दी थी, जिसके कारण इन पर वहाँ पे, अब चूंकि सैन्य जुंटा वहाँ से हट रहा है तो वहाँ पे प्रेशर बन रहा है, तो वो भारत के साथ संबंध मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्योंकि फिर उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे जो निर्जाति उस तरह से, उसमें कुकी जो समुदाय का जो मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्र में है वो बहुतायत में है म्यांमार में। ठीक है। तो उस वजह से उस प्रेशर को वहाँ से रिलीज करने के लिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये समझौते भारत के साथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि भारत का गृह मंत्रालय कहता है कि ये समझौता कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इससे एक तो ये होगा कि इससे जो भारत सरकार की समाधान पहल के हिस्से के रूप में उत्तर पूर्व के कई जातीय संघर्ष समूहों के साथ राजनीतिक समझौते को अंतरूप दिया गया है। इससे क्या होगा ना कि जो ये सबसे पुराना मणिपुर स्थित जो है, यह पहली बार है कि मणिपुर की घाटी स्थित सशस्त्र समूह हिंसा छोड़कर भारत के संविधान और देश के कानूनों का सम्मान करने पर सहमत होकर मुख्य धारा में लौटने के लिए सहमत हो गए हैं। गृह मंत्रालय कह रहा है कि ये पहली बार हो रहा है जो मणिपुर के जो घाटी स्थित जो मैतेई उग्रवादी समूह हैं जो एक अलग राज्य, एक अलग देश की मांग करते हैं, वो पहली बार भारत के संविधान को और यहाँ की कानून, यहाँ की व्यवस्था को मानते हुए, वहाँ पे सम्मान जताते हुए मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं। देखिए, ये एक समूह है और 7 समूह और कार्य करते हैं, लेकिन ये चूंकि सबसे पुराना समूह है, ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इसके जुड़ने से, ठीक है, इसके मुख्य धारा में जुड़ने से जो अन्य सशस्त्र समूह हैं उनको भी शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। तो ये रहा उनका शांति का क्या योगदान है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये समूह क्या है। तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट क्या है। तो ये जो है गृह मंत्रालय मानता है कि इसका गठन गृह मंत्रालय के अनुसार 1964 में
हुआ था और यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करते हैं, यानी भारतीय सीमा क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्र सीमा के बाहर, यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं म्यांमार में काम करते हैं। और यह मणिपुर स्थित सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोही समूह है जो राज्य के नागा प्रभुत्व और कुकी जोमी प्रभुत्व वाली पहाड़ियों में सक्रिय विद्रोहियों से अलग है। यानी देखा जाए तो मणिपुर में 3 प्रमुख ग्रुप है, एक मैतेई का, एक जो ज़्यादा जनसंख्या है, नागा है, कुकी है, और इनके जो प्रभुत्व में जो चीज़ें चल रही है उनसे ये अलग अपना जो है, ये तीनों अलग है, यानी नागा कुकी से अलग ये इनका अपना सशस्त्र संघर्ष है। और इसका गठन आरंबम समरेंद्र सिंह एक थे, उससे हुआ था। भारत से अलग होने की मांग के साथ ये किया गया था कि ये भारत से अलग एक मांग के साथ अपना एक संगठन बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इसे जो है ऊपा के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अभी जो म्यांमार, हालांकि इसे म्यांमार ऊपा के साथ प्रतिबंधन के बाद ये म्यांमार चले जाते थे क्योंकि सीमाएं हमारी क्या है, खुली हुई हैं, लेकिन और वहाँ की सैन्य जुंटा जो है इसको समर्थन देती थी। लेकिन जैसे अभी वहाँ पे जिस तरह से वहाँ के निर्जाति विरोध हो रहा है और पीपुल डिफेंस फोर्सेस के नाम पे 3 प्रमुख निर्जातियों का एक संगठन है और वो जुंटा के समक्ष भी विद्रोह हो रहा है, और उसके चूंकि ये उनके समर्थक हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं कुकी और मैतेई का जो विवाद है, वहाँ भी कुकी जो ही उसमें से एक प्रमुख जनजाति है जो उसमें शामिल है, तो ऐसे में इन पर दबाव बन रहा है। तो इसलिए ये भारत के साथ अपने संबंधों को शांति समझौते में आने के लिए कहीं ना कहीं ये विवश हुए हैं या प्रेरित हुए हैं, जो भी शब्द आप उपयोग कर लीजिए। ठीक है, अगला न्यूज़ जो देखते हैं, ये न्यूज़ जो है कल, जैसे अगर आप हमारा कल का 30 नवंबर का अगर देखें तो हमने चर्चा किया था अपनी आखिरी न्यूज़ में, आखिरी जो स्लाइड है, कि भारत सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 5 साल के लिए अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ा दिया है। जब मैं बता रहा था कि इसको क्यों लाया गया है तो मैंने आपको हिंट दिया था, क्या थोड़ा सा समझाया भी था कि जो है इसको लाने के पीछे कहीं ना कहीं जो एक तो क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा तो है ही है, क्योंकि लाया इसीलिए गया था जब कोरोना काल में मार्च 2020 में जो है कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार गए थे, तो सरकार ने मुफ्त अनाज दिया था। और दिसंबर 2022 के बाद यानी 1 जनवरी को जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो मिलता था उसी को मुफ्त कर दिया गया था 1 साल के लिए। अब बाद में उसी को अगले 5 साल के लिए नाम के साथ ये मुफ्त चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में ये चल रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था कि कुछ लोगों का कहना है, जैसे आप लोगों को भी लगता है कि एक तरफ भारत इतना विकसित हो रहा है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था, दुनिया के सबसे तेज़ देश से तुम विकास हो रहा है, दूसरी तरफ वो अपने 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुफ्त में भोजन दे रहा है। क्या हमारे 81 करोड़ लोग मुफ्त में भोजन लेने में सक्षम नहीं हो रहे हैं? तो थोड़ा सा मैंने वहाँ हिंट किया था, अगर आप जाके पीछे की क्लास देखेंगे, कि इसमें सरकार जो है कई वो है एक कुछ उसकी मजबूरियाँ हैं WTO में, जिसके कारण वह किसानों का खुल के मदद करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। ठीक है, हो क्या रहा है कि WTO में एक समझौता है जिसके तहत आप कृषि क्षेत्र में जो है अपनी जो सब्सिडी देते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी जो देते हैं, वह 86 से 88 के औसत मूल्य से 10% से ज़्यादा जो कीमत है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि वो व्यापार विकृत है। और उस पर भी दबाव है कि उसे भी अंबर बॉक्स में रखा गया है, एक ग्रीन ब्लू अंबर और ब्लू बॉक्स है, देखिएगा WTO पढ़िएगा आप लोग, वो अंबर बॉक्स में है, यानी कि उस सब्सिडी है लेकिन उसे धीरे धीरे ख़त्म करना है। ठीक है, हालांकि भारत जैसे विकासशील देश इसका विरोध करते रहे हैं कि जो ये चीज़ें दी जाती है ये हम अपने यहाँ खाद्य सुरक्षा को और बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान हैं उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए देते रहे हैं। इस तरह का विवाद होता रहा है। 2013 में दिसंबर में बाली में एक समझौता होता है, एक पीस क्लाज आता है शार्ट टाइम के लिए कि शांति, पीस क्लाज मतलब अभी जो विद्रोह है उसको रोका जा सके, विवाद को रोका जा सके, कि इसके तहत विकासशील देशों को ये है कि भाई ये पीस क्लाज के तहत वो अपने यहाँ जो है 10% की सीमा से बाहर भी जो है वो छूट अपना जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको जारी रख सकते हैं। हालांकि ये टेम्परेरी मेजर है, कब ख़त्म होगा इसका समय नहीं दिया गया है, लेकिन टेम्परेरी मेजर है। और आप देखिए कि उधर 2013 में बाली में ये हो रहा है, यानी उसके 1 साल पहले से 2 साल पहले से इस पर चर्चा 1 साल पहले से तो चल ही रहा होगा। और सितंबर 2013 में
भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यूपीए सरकार ने लाया था। क्यों? कि भारत के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देना था। तो क्या लग रहा था कि वाकई में वो ऐसे नहीं दे सकती? नहीं, खाद्य सुरक्षा का हवाला देना था और दोहरा उद्देश्य लेना था। जैसे कि अभी यहाँ जो पीयूष गोयल हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो सरकारी खरीद है और जो पब्लिक स्टॉकिंग है, होल्डिंग है, यह दोहरा उद्देश्य है। यह अपने किसानों की आजीविका को भी मदद बचाता है और खाद्य सुरक्षा को भी हम संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने कल जो हिंट किया था वो चीज़ें यही बताना चाह रहा था। क्योंकि मैं एक ही न्यूज़ में ज़्यादा डाल देता तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते, ज़्यादा ज्ञान, इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो। लेकिन अभी न्यूज़ ही आ गया है, भारत सरकार के ही मांग पे जो है 1 फरवरी 2024 में दुबई में एक मिनिस्ट्रियल समूह कह सकते हैं सम्मेलन होने वाला है। और WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, वो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, वो सम्मेलन होने वाला था। उसके पहले भारत की मांग पे एक मिनी मिनिस्ट्रियल सम्मेलन बुलाया गया था कृषि आदि के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं, जल्दी ही देख लेंगे, कोई खास इसमें है नहीं, कहानी तो मैं बता ही दिया हूँ। देखिए, भारत ने विश्व व्यापार संगठन में खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण यानी पब्लिक जो सरकार खरीद करके स्टॉक करती है, FCI आदि, इसके मुद्दे पर स्थायी समाधान की, जो भी हो परमानेंट समाधान खोजिए की शर्त रखी है। अभी क्या है, अभी पीस क्लास के जरिए जो वार्ता हुई थी 2013 की MC11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 11, उसके पीस क्लास के जरिए यानी जो बाली में हुई थी, बाली सम्मेलन के बाली वार्ता, उसके तहत जो है इसे संरक्षण मिला हुआ है। हालांकि वो अस्थायी है, समय सीमा नहीं है, लेकिन वो अस्थायी प्रावधान है। और भारत कह रहा है कि जब तक इस पे बात नहीं करेंगे हम किसी और कृषि आदि मुद्दों पर ना हमें बात करने का, यानी जो और मुद्दा क्या है कि कृषि पर जो निर्यात प्रतिबंध है वो, और जो कृषि क्षेत्र में घरेलू समर्थन के अन्य मुद्दे हैं, जो सब्सिडी आदि का जो मुद्दा है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे जब तक कि हमारे लिए जो ये खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, जो पब्लिक सार्वजनिक होल्डिंग का मुद्दा है, इस पे चर्चा न किया जाए। ठीक है। और ये जो बात कहाँ कही गई है भारत द्वारा, अभी भारत के आह्वान पर कृषि पर WTO का लघु मिनिस्ट्रियल बैठक हुआ था। इसमें हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है, ये वर्चुअल ही हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कहा कि सार्वजनिक खरीद, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो सरकार खरीदती है, किस पर खरीदती है? MSP पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए, सरकार खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, किसको मदद देने के लिए? किसानों के लिए। लेकिन उसके भी दोहरे उद्देश्य हैं। उसका एक उद्देश्य क्या है? किसानों की आय सुरक्षित करना, उनकी आजीविका सुरक्षित करना और बड़े पैमाने पर अपने लोगों के खाद्य को सुरक्षा। तो वही कह रहे हैं कि सार्वजनिक खरीद, खाद्यान्न की स्टॉक होल्डिंग, दोनों खाद्य सुरक्षा और किसानों को आय सहायता प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य का काम करती है। यानी ये मत कहिए कि हम अपने किसानों को जो है अपनी जो कृषि व्यापार है उसको डिस्टार्ट करने के लिए किसान को सहायता दे रहे हैं। हम किसान को सहायता नहीं, उसमें दोनों पहलू हैं, किसान को सहायता भी है और अपना खाद्य सुरक्षा भी है। और कोई भी देश अपने खाद्य सुरक्षा को नहीं छोड़ सकता है, खास तौर से जब उसे दुनिया के 18% यानी 140 करोड़ लोगों को भोजन खिलाना हो, और बड़े पैमाने पर दुनिया के अन्य देशों को भी भोजन भारत खिलाता है निर्यात करके। तो ये मामला जो है मुद्दा था। इसका विरोध कौन कर रहा है? तो इसका विरोध एक केयर्न्स समूह है, केयर्न्स ग्रुप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर के नाम पे है। ये एक्चुअल में कृषि निर्यातक देशों का एक समूह है। केयर्न्स समूह कृषि निर्यातक देशों का एक समूह है जो है, इसने कहा कि भारत द्वारा जो ये घरेलू समर्थन दिया जा रहा है, इस पे अंकुश लगाया जाए। उसका उन लोगों का कहना है कि भारत जो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट या MSP करता है, ये इसके जरिए वो कीमतों को जानबूझ के जो है नीचे रखता है, क्योंकि वो सरकार खरीद के फिर उसको मार्केट में डाल देती है तो कीमतें बढ़ने नहीं पाती है, जिससे क्या होता है, निश्चित कीमतों पर खरीद और अनाज का सार्वजनिक भंडारण बाजार को विकृत कर देता है। चूंकि क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्यात के लिए भारतीय चावल गेहूं के लिए मूल्य बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, यह उनकी वैश्विक कीमतों को दबाए रखता है। यानी जब निर्यात होता है, चूंकि भारत में ही मांग कम हो जाती है, तो ऐसे में वहां पे चीजें सस्ते दुनिया में जाने लगती है, तो इसलिए और देशों को दिक्कत होने लगती है। इनका मानना है कि कुछ इसी की तरह के कारण जो है भारत जो है चावल का जो निर्यातक है विश्व में, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं MSP ही वजह है। ठीक।
ठीक है, अभी उसको भी देखते हैं। भारत का क्या मुद्दा है कि खाद्यान्न के सार्वजनिक खरीद और भंडारण, खरीद और भंडारण पर भारत का मत। देखिए, भारत में जो कृषि है ये केवल जो है व्यापार का या उसका मुद्दा नहीं है खाद्यान्न का, ये हमारे यहाँ बहुत बड़े लगभग कह सकते हो कि 30 करोड़ जो है आबादी इस पे निर्भर है अपने आय के लिए, अपने व्यापार के लिए, जो है मतलब उसका जो आजीविका के लिए। और हम देखा जाए तो अपने देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा को भी सुरक्षित करने का काम हम इसके जरिए कह रहे हैं, और इसलिए हम इस पर कोई समझौता या कोई छूट देने के इस पर निर्भर नहीं है। भारत ने दोहराया कि उसका यह MSP सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम वैश्विक कृषि कीमतों को भी स्थिर रखता है। भारत कह रहा है कि यह सिर्फ अपने लिए नहीं, इससे दुनिया की भी कीमतें स्थिर है। अगर हम इसको बंद कर दें और जो हमारा कुल उत्पादन होता है 233 मिलियन टन, ठीक, हम ना खरीदे, और ये क्या होगा, ये और कीमतों को डिस्टॉर्ट कर देगा। अगर इसका 10% मांग भी अगर भारत का हो गया दुनिया में, तो जो अभी देखिए कि पिछले साल जो है 23-24 में कुल 460 मिलियन टन का व्यापार हुआ था। अगर 33 मिलियन टन उसमें और जोड़ दिया जाए तो कीमतें कहां पहुंच जाएंगी या कहां कम हो जाएंगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। तो भारत कह रहा है कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो है ही है, ये वैश्विक स्तर पे भी कीमतों को संरक्षित कर रहा है। साथ में क्या कहा कि जो ये हमारा सार्वजनिक स्टॉक है, इसने कोविड के समय में हमारे बहुत बड़े आबादी को सुरक्षित रखने में, उनकी आजीविका सुरक्षित करने में और उनकी खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करने में मदद की है। ऐसे में अबू धाबी में अभी जो 13वां मंत्री स्तर सम्मेलन होने वाला है, उसमें भारत कह रहा है कि पहले इस पे चर्चा कर लो कि खाद्यान्न और जो सार्वजनिक वितरण है ना, जो पीस क्लॉज है, इसको स्थायी कर लीजिए, इसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और इसका भारत का ये मत केवल इसके, अगर केयर्स ग्रुप उसका विरोध कर रहा है तो एक G33 है, एक समूह है एग्रीकल्चर पे बात करने के लिए G20 देशों का, जिसमें भारत सहित 47 देश है, वो भारत के इस मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो खाद्यान्न के सार्वजनिक खरीद और भंडारण का मुद्दा क्या है, तो देखिए इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो सरकारें MSP के जरिए खरीदती हैं, और उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं सरकार सीधे किसान को पैसा देके वो जानबूझ के जो है जो कीमतें हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कम रखने में मदद करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है प्रभावित होता है। और ये बहुत इस पे चर्चा हुई थी। बाली में 2013 में WTO की मंत्री स्तर बैठक हुई थी, उसी में पीस क्लॉज आया था और इसमें कहा था कि शर्तों के साथ इसका उपयोग करने के लिए सरकारों को व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी से बचना होगा। इसमें यही था कि व्यापार को जो विकृत कर रही है उसकी सब्सिडी को बचना होगा, बाकी आप इसे कर सकते हैं। और इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था कि सार्वजनिक खरीद कार्यक्रम को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कई बार भारत के चावल वाली जो MSP को जो दिया गया है कि जो सरकार देती है, भारत इसी पीस क्लॉज को लगा के इन सारे मुद्दों को समाप्त करता रहा है, ठीक है। भारत चाहता है कि जो ये शांति खंड है, जो ये पीस क्लास है, जिसके तहत उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और खाद्य सुरक्षा यानी खास तौर से जो उसका MSP यानी अपने किसानों को जो सहायता देता है उसको बचाए रखने की कोशिश है। वो कहता है ये इसमें जो अस्थाई है इसको स्थायी बना दिया जाए, फिर हम अन्य चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इसमें शर्तें हैं, जैसे चावल के मामले में कहा जाता है कि भारत का जो MSP है वह 10 डिग्री के सीमा, जो 10% की सीमा से ऊपर चला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय लोगों को बना हुआ है। लेकिन भारत कहता है कि वो जो चावल निर्यात करता है वो तो बासमती करता है। भारत का जो भारत कह रहा है जो वो चावल निर्यात करता है वो तो प्रीमियम चावल बासमती है, उसमें कहाँ हम MSP पे खरीद करते हैं। यानी जो भारत का बासमती चावल है उस पर तो भारत सरकार MSP देती नहीं या खरीद करती नहीं है, तो वो तो अपने आप बाजार के रूप में है। तो ऐसे में हालांकि ये अपनी बातें हैं, चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो रहा भारत का कि भारत जो है WTO में कृषि क्षेत्र में निर्यात और सार्वजनिक वितरण और उसको लेकर MSP को लेके अपना रुख उसको बचाए रखना चाहता है। और देश क्या चाहते हैं, और देशों का कहना है, ये और मुद्दा जो है कि वो ये है कि WTO में खाद्य निर्यात पर अंकुश का मुद्दा है, इसको हल किया जाए। ये मांग उठा रहे हैं जापान, मिस्र जैसे शुद्ध खाद्य आयातक, ऐसे देश
जो कि खाद्य का नेट आयात करते हैं, यानी उनके यहाँ कहीं ना कहीं दुनिया से उनको खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे देश कह रहे हैं कि जो भारत बार बार निर्यात पे रोक, जैसे अभी चावल पे है, गेहूं पे रोक है, इस तरह का जो निर्यात पे रोक लगाते हैं देश, इस तरह की रोक को जो है समाप्त करना होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अन्य देशों की जो खाद्य आयातक देश हैं उनकी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। और केयर्स जैसे समूह कह रहे हैं कि इससे जो है कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित होता है। और लेकिन भारत कहता है, भारत सहित कुछ सदस्य देश हैं जैसे वही G33 के कि इस बात पर जोर देते हैं कि घरेलू खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए निर्यात प्रतिबंध एक उपयोगी नीति उपकरण है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर निर्यात प्रतिबंधों के प्रभाव पर व्यापक संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। कि इसको इतना सोचना चाहिए कि हम व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, हम अपने यहाँ खाद्य असुरक्षा को ही प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम कीमतें बढ़ रही हैं, पता चला दुनिया में कहीं भी चावल ना हुआ या गेहूँ ना हुआ हो, तो जो विकसित देश है वो तो चाहे कितनी कीमत पर खरीद के खा लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब देश हैं, या जो किसी विकासशील देशों की जो गरीब जनसंख्या है, वो कहाँ से खाएगी। तो सरकारों को इसके लिए अपना चाहते हैं कि वो अपने निर्यात पे, कृषि निर्यात, क्योंकि किसी सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं है ना, ये हमारे जीवन का, खाद्य की सुरक्षा का और हमारे किसानों की काफ़ी बड़ी आजीविका का भी मुद्दा है। इसलिए इस पे जो है एक मुद्दा ये भी चलता रहता है। केयर्न समूह क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार प्रणाली में बाजार उन्मुख लाने के लिए एक है। ये इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया के केयर्न्स शहर में। और ये इसमें कृषि निर्यातक देश हैं, ये चाहते हैं कि बाजार मुक्त रूप से जो है कृषि क्षेत्र में व्यापार जो है बाजार के आधार पर मुक्त रूप से हो, देशों द्वारा इसमें इंटरफियर यानी खरीद प्रणाली या इस तरह की छूट या उस तरह का रोक, कुछ भी चीज़ इसमें न किया जाए। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया और अपना पड़ोसी पाकिस्तान भी है जहां आटे के लाले पड़ रहे हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से कहीं ना कहीं उसके पास बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र भारत का चला गया था, ऐसे में वो हो सकता है, लेकिन अभी तो उसकी स्थिति देख के दया ही आती है। इसी तरह से G33 एक समूह है जो भारत भी इसका है, 47 देश अब इसमें शामिल हो गए हैं। यह चाहते हैं कि जो भी कृषि पर व्यापार बातचीत हो रही है या जो सब्सिडी की बात हो रही है उसमें ना लोचशीलता रहे, कि विकासशील देशों के हितों को ध्यान में भी रखा जा सके, क्योंकि बहुत स्टेट एंड फास्ट रूल न अपनाया जाए, क्योंकि विकासशील देशों के लिए कृषि उनके खाद्य सुरक्षा और उनके बहुत बड़े आबादी की आजीविका का भी स्रोत है। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। अगला जो है ये एक सकारात्मक न्यूज़ है कि भारत में जो भारत का विकास दर है वो दूसरी तिमाही में भारत का विकास दर 7.6% की दर से बढ़ा है। और इसके पहले यानी जो पहले तिमाही में था वो 7.8% की दर से बढ़ा था। तो जब 7.8% की दर से बढ़ा था तो लोगों ने कहा था कि दूसरी तिमाही में ये 6.5% के आसपास हो जाएगा और इसके बाद इससे घटता जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जो है भारत सरकार हो या जो है RBI 6.5% का ग्रोथ रेट रख रही हैं, और जो IMF या वर्ल्ड बैंक है वो 6.2% और सारी संस्थाएं 6% के आसपास थी। और जब मैं RBI और वर्ल्ड बैंक का आंकड़े पढ़ा रहा था, आप वीडियो में जाके पीछे देखिएगा, तो मैंने कहा था भले लोग 6.5% का कह रहे हैं, लेकिन देखिएगा जब ये आंकड़े अंतिम आंकड़े आएंगे तो जो पिछली बार का 7% है उसको पा जाएगा या 1-8% ऊपर नीचे रहेगा। और देखिए 3 महीने बाद ये देश उसी दिशा में चल रहा है कि जो अनुमान बड़े बड़े विशेषज्ञ लगा रहे हैं उससे 1% ज़्यादा होते हुए जो है कहीं ना कहीं 7.6% का मजबूत विकास दर दिखा रहा है। और पिछले अगर आप देखें तो ये 2 तिमाही ये और 4 तिमाही पहले कहीं करीब 6 तिमाहियों का या 18 महीनों का आंकड़ा देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो है, और पिछले 4 तिमाहियों से तो बेहतरीन एक विकास दर, एक लगातार कंसिस्टेंसी विकास दर में देखी जा रही है। और 3 तिमाहियों में तो 6.5, 7.8 यानी 22-23 की आखिरी तिमाही और जो है 23-24 की यानी अप्रैल से लेकर सितंबर यानी 6 महीना, ये उसके पहले के 3 महीने, ये 9 महीनों में देश लगातार जो है 7% के आसपास विकास दर को हासिल किए हुए। इसलिए उम्मीद है कि ये विकास दर को और इसी तरह से आगे बढ़ाएगी। हालांकि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनका कहना है और बेहतर होगी, लेकिन हमें लगता है कि 7% के आसपास भी इसकी रहने की संभावना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है।
एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, वो हर 3 माह पे इस तरह के आंकड़े देता है। उसमें बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है विकास की, और चालू वित्त वर्ष मतलब 2000 वित्त वर्ष 24 लिखा रहता है, आप लोग देखते होंगे फाइनेंशियल ईयर 24 लिखा रहता है। तो 24 इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के लिए रहता है, यानी 23-24 वित्त वर्ष उसको बोला जाता है। तो 24 के लिए है। इसके दूसरी तिमाही में विनिर्माण और निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के कारण, यानी आप देखिए 2.5 अंक से ज़्यादा वृद्धि अभी दिखाएंगे, 7.6% की वृद्धि हासिल की है, जो उम्मीद से लगभग 1% अधिक है। जो ज़्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे उससे 1% ज़्यादा वृद्धि दर है। और इससे ऐसे में विशेषज्ञों ने बताया है कि आगे आने वाले जो पूरे वर्ष के लिए भी इसमें सुधार देखी जा सकती है। संदर्भ में आंकड़े क्या हैं देखिए, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तथ्य है कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 7.6% की वृद्धि है। इसकी पहली तिमाही में 7.8% था, यानी उससे थोड़ा सा कम है। हालांकि जब इसकी तुलना हम 1 साल पहले करते हैं तो 1 साल पहले 6.2% की ग्रोथ था, और इस बार क्या है 7.8% का ग्रोथ है, यानी कहीं ना कहीं जो है ये बेहतर स्थिति को दर्शाता है। और अगर ओवरऑल देखें 2023-24 की 2 तिमाहियों को मिला दें, यानी कि 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो ये अर्थव्यवस्था का आंकड़ा 7.7% पर जाता है। और अगर यही वृद्धि दर रही 7%, 7.7 और 8%, तो जो भारत को 2047 में सबसे विकसित देश बनना है उसको ये आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसको प्राप्त करने में जो डेटा कारण है उसमें देखा गया है जो कई सारे कि कोर सेक्टर डेटा है इंडस्ट्री का, वो भी 12.1% की मजबूत वृद्धि देखी जा रही है, और इसका ऊपर की ओर संशोधन और प्रोत्साहन मिल रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर 6.5% का अनुमान लगाया है। अभी पहले 2 महीना पहले सितंबर में लगाया था, भारत सरकार ने भी लगाया था, दुनिया की सारी संस्थाओं ने लगाया, लेकिन जब आंकड़े आ रहे हैं तो वो चीज़ें आगे होती जा रही हैं। दूसरी तिमाही में वृद्धि के प्रेरक कारक अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है, जिसमें 13.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें खनन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, अनुपयोगी सेवाओं में भी 10.1% की वृद्धि है। निर्माण गतिविधियों, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है ये विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और ये कंस्ट्रक्शन यानी 13.3% की, यानी ये 3 कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड खनन जो है, खनन, बिजली, ऊर्जा वाला जो है यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर, उसमें भी 10.1% की वृद्धि है। और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें भी 13.3% की वृद्धि है। साथ ही में जो निवेश है, जो सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो निवेश है, वह सकल स्थिर पूंजी निर्माण 11% की दोहरे अंक के वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे ये दिखा रहा है कि ऐसी के साथ ये और आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जिन क्षेत्रों में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन, ये सब वो क्षेत्र हैं जो बड़े पैमाने पे रोजगार देते हैं, और जब लोगों के रोजगार मिलेगा तो लोगों को आय मिलेगा, और जब लोग आय मिलेंगे तो लोग खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो इसलिए संभावनाएं हैं कि अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। हालांकि कुछ चीज़ें हैं समस्याग्रस्त, उसमें ये है कि एक तो निजी उपयोग में जो है उपभोग में कमी आई है, वो 3.1% हो गई है, जो इसके पहले 6% थी। और दूसरा, कृषि क्षेत्र भी कमज़ोर रहा है, ये 1.2% के ही विकास दर से बढ़ रहा है। हालांकि लोगों का अनुमान है कि आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में भी विकास का देखा जा सकता है। अभी जैसे बताया कि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र बढ़ रहा है, जो हमारा एनर्जी सेक्टर बढ़ रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन या जो मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके कोर सेक्टर का योगदान बहुत है। क्योंकि ये आंकड़े देखिए अक्टूबर माह में, हालांकि वो 3 महीने का है, अक्टूबर माह में देखा गया है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है, इंडिकेशन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, उसका अक्टूबर 2022 की तुलना में अक्टूबर 2023 में 12.1% का, पिछले साल की अपेक्षा 12.1% की वृद्धि इसमें दर्ज की है। और इसमें कौन कौन सा, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात, ये वो क्षेत्र हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के या किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रमुख क्षेत्र हैं। और एक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, IIP में, इन वस्तुओं का योगदान, इन 8 वस्तुओं का योगदान 40% है, और इसमें 2.5 अंक की वृद्धि पिछले साल से दिखा रही है।
और अगर इस साल अप्रैल से अक्टूबर, ये इस महीने का है, अगर अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने का भी देखें तो इसमें जो वृद्धि है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.6% की दिख रही है। यानी ये सारी चीज़ें से कह सकते हैं कि जो भारत के तिमाही का जो अभी दूसरी तिमाही का जो आंकड़ा आया है वो कहीं ना कहीं भारत के विकास को लेकर एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है और आगे और भी विकास होने की संभावना है। और मैं तो मनाऊंगा कि मैं सही हूं, 7% की विकास दर हो जाए ताकि मैं साल भर बाद अपनी पीठ थपथपा लूं। ठीक है, चलिए, नमस्कार।